हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे स्ट्रॉन्ग ड्यूअलिटी थ्योरम। ठीक है, मतलब कल लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था वीक ड्यूअलिटी थ्योरम के बारे में, लेकिन आज पढ़ेंगे स्ट्रॉन्ग ड्यूअलिटी थ्योरम के बारे में। और लास्ट लेक्चर में मैंने आपको इसकी स्टेटमेंट भी बताई थी। क्या थी इसकी स्टेटमेंट? कि अगर किसी ड्यूअल प्रॉब्लम के लिए इफ़ वन ऑफ द सेट ऑफ द प्रॉब्लम्स 8.7 और 8.8 हैज़ ऑप्टिमल सॉल्यूशन देन द अदर ऑल्सो हैज़ एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ठीक है, ये क्या था? मतलब ये थी स्ट्रॉन्ग ड्यूअलिटी थ्योरम का स्टेटमेंट है कि अगर हमारे पे एक प्राइमल प्रॉब्लम है, ठीक है, उसका हमने ड्यूअल प्रॉब्लम कंस्ट्रक्ट कर लिया। ठीक है, तो अब यहाँ से सीधी सी बात ये है कि अगर किसी एक प्रॉब्लम के पास में ऑप्टिमल सॉल्यूशन है तो दूसरे प्रॉब्लम के पास भी ऑप्टिमम सॉल्यूशन होगा। ठीक है, और अभी जब हम ये जो थ्योरम है इसका प्रूफ पढ़ लेंगे, इसके बाद में लास्ट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन भी मिलेगी। क्या मिलेगी? कि चाहे आप प्राइमल प्रॉब्लम को सोल्व कीजिए, चाहे आप उस प्राइमल प्रॉब्लम से बनी हुई ड्यूअल प्रॉब्लम को सोल्व कीजिए, जो लास्ट में जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन आता है, जैसे एक में मैक्सिमाइज ऑफ जेड आ जाता है, एक में मिनिमाइज ऑफ अलग जेड आ जाता है, मतलब डिफरेंट हो जाते हैं दोनों ऑब्जेक्टिव फंक्शंस दोनों में, लेकिन उनकी वैल्यूज़ लास्ट में क्या मिलेंगी? सेम मिलेंगी। मतलब अगर हमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव फंक्शन की फाइनल ऑब्जेक्टिव की वैल्यू से मतलब है तो हमारे वहाँ पर आंसर मिल जाएगा वहाँ पे। ठीक है, और वहाँ साथ ही वहाँ पर हम ये भी देखेंगे कि सॉल्यूशन कैसे कंस्ट्रक्ट होता है। ठीक है, तो अभी क्या है स्टेटमेंट 1 मिनट के लिए रिवाइज कर लेते हैं कि लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था। लास्ट क्लास में हमने यही पढ़ा था कि इफ़ एक्स इज एनी फिजिबल सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम दिस then W is a feasible solution to this। ठीक है, and if this inequality becomes equality then the solution becomes optimum solutions। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे, आज के हमारे को पढ़ने से पहले मतलब क्या कर रहा है स्टेटमेंट में, इन्होंने पहले ही क्लियरिफाई कर रखा है कि यदि किसी एक के लिए सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो दूसरे के लिए सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, किसी एक के लिए सॉल्यूशन मान लेते हैं। मान क्या लेते हैं? एक्चुअली में कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन का। क्यों? क्योंकि मतलब ऑप्टिमल सॉल्यूशन का, क्योंकि ऑप्टिमम सॉल्यूशन तो हमें पता है ना, जो ऑप्टिमम वैल्यू ऑफ जेड देगा हमें। ठीक है, तो इस सॉल्यूशन का कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन कर लिया, तो जो 8.7 था हमारा वो क्या किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? प्राइमल प्रॉब्लम को, और 8.8 क्या है? इसके ड्यूअल प्रॉब्लम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है कि वी शैल प्रूव दिस बाय एक्चुअली कंस्ट्रक्टिंग एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन टू द ड्यूअल फ्रॉम ए गिवन ऑप्टिमल सॉल्यूशन टू द प्राइमल। ठीक है, कि मतलब कि प्राइमल होगा, उसका एक सॉल्यूशन लेट किया जाएगा और उस सॉल्यूशंस की हेल्प से हम उसके ऑप्टिमम सॉल्यूशन ऑफ द ड्यूअल कंस्ट्रक्ट करेंगे। ठीक है, अगर कंस्ट्रक्ट कर पाए, अगर उसको ऑप्टिमल बता पाए तो हमारा सिद्ध हो जाएगी बात की यस। और इसको सिर्फ इतना ही सफिशिएंट है, इसको कन्वर्स प्रूव करने की ज़रूरत भी नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने जो 2 लेक्चर पहले जो हमने पढ़ा था कि ड्यूअल ऑफ द ड्यूअल इज प्राइमल, उसमें हमने पढ़ लिया था कि 8.7 को 8.7 के तरीके से भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो मतलब अगर इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो इसका बना दिया, तो इसका करेगा तो इसका अपने आप बन जाएगा। वहाँ से हम क्लियरली कह सकते हैं। ठीक है, तो वन साइडेड स्टेटमेंट को प्रूव करेंगे यहाँ पे। मतलब हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्राइमल प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन मानेंगे। ठीक है, और उससे उस सॉल्यूशन की हेल्प से ड्यूअल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कंस्ट्रक्ट करेंगे। ठीक है, तो अब क्या करते हैं हम कि अब हम इसका सॉल्यूशन बनाते हैं। ठीक है ना, मान लिया प्राइमल सॉल्यूशन के पास में एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन हम इसका सॉल्यूशन लिखते कैसे हैं उसके लिए, अभी सॉल्यूशन की फाइंड आउट करने के लिए हमने अब तक कौन सी मेथड पढ़ी है? सिर्फ हम सिंप्लेक्स मेथड जानते हैं ना, रिवाइज सिंप्लेक्स मेथड या कुछ भी है, सब में मतलब थ्योरी कहाँ से आ रही है? सिंप्लेक्स मेथड से ही आ रही है। ठीक है, तो सिंप्लेक्स मेथड पढ़ेंगे। तो सिंप्लेक्स मेथड के लिए देखिए क्या हुआ कि टू सोल्व 8.7 बाई सिंप्लेक्स मेथड वी फर्स्ट ट्रांसफॉर्म द कंस्टेंट इनइक्वालिटीज इनटू इक्वालिटीज। ठीक है, इस चीज़ का स्पेशल ध्यान रखना है कि क्या होता है सिंप्लेक्स मेथड में, इक्वालिटीज़ में डील होती है। ठीक है, तो जो वहाँ पर जो हमारा सिस्टम दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था प्राइमल प्रॉब्लम के अंदर? क्या था? यही लिखते थे dx विल बी लेस देन इक्वल्स टू डी। ठीक है, तो ये लेस देन इक्वल्स टू लिखते थे, तो इसमें क्या होगा, जब इसको इन इक्वालिटीज़ में चेंज करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, स्लैक वेरिएबल्स का एडिशन होगा। तो इसमें क्या कर दिया हमने, स्लैक वेरिएबल्स का एडिशन कर दिया, और ये जो एक्स एस है ये क्या है? स्लैक वेरिएबल है, कॉरस्पॉन्डिंग कंस्टेंट्स में सभी में ऐड होगा क्योंकि सभी इनइक्वालिटीज़ थी यहाँ पे। तो इस तरीके से होगा जहाँ पे ये कंडीशन है और दिस। अब एक चीज़ का आप स्पेशल ध्यान रखना कि ये जो डी है ये एज इट इज़ है जैसा हमारा प्राइमल प्रॉब्लम में था, और प्राइमल प्रॉब्लम में डी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 ऐसी कोई कंडीशन थी ही नहीं।
नहीं थी ना, क्योंकि वहाँ पे तो हमें इनइक्वालिटीज एक जैसे साइन की रखनी पड़ रही थी, तो ज़रूरी नहीं था कि डी हमेशा नॉन नेगेटिव रहेगा, डी इस डी के सारे कंपोनेंट्स। तो इस बात का ध्यान रखना कि अभी तक डी नॉन नेगेटिव नहीं है, ठीक है। हम इसका सॉल्यूशन ज़रूर फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। हमने अभी सिंप्लेक्स मेथड में एक चीज़ आपको ध्यान होगी कि अगर डी को नेगेटिव भी रखते हैं, मतलब जो क्या क्या बनता था सिस्टम, ए एक्स इजिकल्स टू बी ही बनता था। तो अगर बी को नेगेटिव भी रखते हैं तो भी हम सॉल्यूशन जरूर फाइंड आउट कर सकते हैं, हम आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो अभी इसमें कैसे आगे बढ़ेंगे ये देखिए कि अज्यूम दैट एक्स बी इज़ द ऑप्टिमल बेसिक सॉल्यूशन टू 8.28, ठीक है। कि ये हमारा जो प्राइमल प्रॉब्लम था उसका फॉर्मुलेशन इस तरीके से होगा, ठीक है। और इसका हमने एक ऑप्टिमल बेसिक सॉल्यूशन मान लिया, ठीक है, एक्स बी मान लिया, ठीक है। और अगर कोई ऑप्टिमम सॉल्यूशन है तो उसके करस्पॉन्डिंग क्या होगा, उसके करस्पॉन्डिंग कोई बेसिस भी एग्जिस्ट करता होगा, ठीक है। और उसमें कौन कौन से, मतलब उस बेसिक वेरिएबल्स क्या क्या हैं उसके अंदर, उनके करस्पॉन्डिंग प्राइसेस को जब हम लिखेंगे तो एक बेसिक वेरिएबल्स का कॉस्ट मैट्रिक्स भी बनेगी, है ना, कॉस्ट वेक्टर, क्योंकि ये सिर्फ एक ही होगा। और इसी तरीके से बेसिक मैट्रिक्स भी बनेगी, ठीक है। कंटेन्स नोट दैट डी इज सेम एज इन 8.7, हैंस इट इज़ नॉट नेसेसरली ट्रू दैट डी विल बी ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0। ये बात हम पहले ही कह चुके हैं। तो ठीक है, इमेजिन दैट एन ऑप्टिमम सॉल्यूशन हैज़ बीन फाउंड विदाउट मेकिंग ईच कंपोनेंट ऑफ द रिक्वायरमेंट वेक्टर नॉन नेगेटिव, ठीक है। कि इसके हर कंपोनेंट को नॉन नेगेटिव बनाने की बजाय हमने क्या कर लिया, रिक्वायरमेंट वेक्टर है इसके हर कोफिशिएंट को नॉन नेगेटिव बनाने की बजाय हमें क्या मिल गया, यहाँ पर एक ऑप्टिमम सॉल्यूशन मिल गया, ऐसा हम मानते हैं कि ठीक है कि ऑप्टिमम सॉल्यूशन मिल गया। अभी हम उस पर डी पे बात ही नहीं करनी, सिर्फ हमने क्या किया है कि एक्स बी नाम का ऑप्टिमम सॉल्यूशन मिल चुका है, ठीक है। तो क्या कर रहा है कि बिकॉज एक्स बी इज ऑप्टिमम सॉल्यूशन, अगर ऑप्टिमम सॉल्यूशन है तो जेड जे माइनस सी जे कैसा होगा, ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0 होगा, क्योंकि जेड जे ऑप्टिमम सॉल्यूशन किस पे होल्ड होता है, सिर्फ ऑप्टिमलिटी क्राइटेरियाज पे, ठीक है ना। मैं अब यहाँ पे ऑप्टिमम सॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ, फिजिबल की बात नहीं कर रहा, ऑप्टिमम वैल्यू चाहिए, मैंने सिर्फ ऑप्टिमम सॉल्यूशन का है यहाँ पे, ठीक है ना, फिजिबल सॉल्यूशन नहीं कहा, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन जो ऑप्टिमम हो ऐसे की बात नहीं कर रहा हूँ। तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि मैं डी पे ध्यान ही नहीं दे रहा कि नॉन नेगेटिव बनाना है नहीं बनाना, मुझे सिर्फ ऑप्टिमम सॉल्यूशन से मतलब है। तो ऑप्टिमम सॉल्यूशन का मतलब ये चीज़ होल्ड होगी, इसका मतलब क्या हो गया, जेड जे विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू सी जे, ठीक है। और जेड जे का फॉर्मूला क्या होता था, सी बी बी इनवर्स डी जे ही तो होता था, जो यहाँ पे ये जो वेक्टर्स हैं यही होता है फॉर्मूला। आप वापस से अपने सिंप्लेक्स मेथड के अच्छे फार्मूलाज में जाके कंसल्ट करिए वहाँ से, ठीक है। तो ये फार्मूला हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर जब इसको इंडिपेंडेंटली अगर इसको हर एक के लिए अलग अलग करके लिखें तो इसका मतलब हो गया फॉर द D1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू C1 एंड दिस एंड सो ऑन। इसका मतलब ओवरऑल मैं इसको क्या लिख पा रहा हूँ, ये लिख पा रहा हूँ CB B इनवर्स D, ठीक है ना। और अब यहाँ से क्या करते हैं हम कि ये जो सी बी बी इनवर्स है इसको मैं डब्ल्यू डैश लेट कर लेता हूँ। तो डब्ल्यू डैश इज इक्वल्स टू सी बी बी इनवर्स, अगर इसको डब्ल्यू डैश लेट करते क्या हो जाएगा, डब्ल्यू डैश डी विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू सी, ठीक है। यही तो मेरी इक्वेशन होती थी कि डब्ल्यू डी विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू सी, ये हमारी जनरल फॉर्म होती थी किसकी होती थी, और जो ड्यूअल प्रॉब्लम है उसकी होती थी, ठीक है। तो यहाँ पर तो अगर इसको मैं लेट कर लेता हूँ तो इसका मतलब क्या है कि ये जो है डब्ल्यू डी ग्रेटर देन इक्वल्स टू सी फॉर्म का बन जाएगा, सॉरी डब्ल्यू डैश, ठीक है, इस फॉर्म का मिल जाएगा। तो यहाँ पे डब्ल्यू डैश की वैल्यू होगी सी बी बी इनवर्स, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, सी बी बी इनवर्स क्या होगा, ये एक सॉल्यूशन होगा ड्यूअल प्रॉब्लम का, ठीक है। तो हमने क्या किया था कि हमने एक ऑप्टिमम सॉल्यूशन माना था किसका, प्राइमल प्रॉब्लम का। और जब उस ऑप्टिमम सॉल्यूशन को आगे फर्दर एक्सपेंड किया तो हमें क्या हुआ, हमें ड्यूअल प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन मिल गया, ठीक है। ड्यूअल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिला, अभी ये सॉल्यूशन भी ऑप्टिमल है, ये प्रूव नहीं हुआ है, क्योंकि यही तो हमारा कॉन्सेप्ट है कि हमें अगर प्राइमल प्रॉब्लम का ऑप्टिमम सॉल्यूशन है हमारे पे तो हमें ड्यूअल प्रॉब्लम का भी ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिल जाए। लेकिन ड्यूअल प्रॉब्लम का अभी प्रूफ नहीं हुआ है, तो उसको अभी और आगे हम फर्दर एक्सपेंड करेंगे।
ठीक है, तो अभी हमारा यहाँ तक हो गया। अब हम क्या पढ़ रहे हैं कि अब हम आगे क्या देखते हैं कि इसको हम ऑप्टिमल और बताएंगे। ठीक है, तो ये क्या कह रहे हैं कि व्हेन वी कंसीडर जेड जे माइनस सी जे फॉर द स्लैक वेरिएबल्स, ठीक है ना, कि जो स्लैक वेरिएबल्स हैं उनके लिए जेड जे माइनस सी जे कंसिडर करके देखो 1 मिनट के लिए। तो स्लैक वेरिएबल्स के लिए प्राइस क्या था, 0 था। तो इसका मतलब तो जेड जे की वैल्यू, जेड जे माइनस सी जे की वैल्यू क्या हो जाएगी उनके लिए, ये हो जाएगी सी बी बी इनवर्स ई आई माइनस 0। ठीक है, ई आई क्या है, एक्टिविटी वेक्टर्स हैं, E1 E2 ई ऐसे होते हैं, मतलब स्लैक वेरिएबल्स के लिए तो यही होंगे ना। तो इसका मतलब दिस विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, मतलब सी बी बी इनवर्स आई विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। लेकिन बी इनवर्स आई तो बी इनवर्स ही हो जाएगा। इसका मतलब सी बी बी इनवर्स विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। इसका मतलब ये जो डब्ल्यू डैश जो फाइंड आउट कर रहा हूँ ये कैसा हो जाएगा, फिजिबल भी हो जाएगा साथ में। ठीक है ना, इस चीज़ का ध्यान रखिए कि ये जो डब्ल्यू डैश जिसको नाम दिया था ये फिजिबल भी हो जाएगा। कि यही कह रहा है कि जब हम स्लैक वेरिएबल्स के यहाँ से अगर हम देख रहे हैं तो क्या बात क्लियर आ रही है कि डब्ल्यू डैश है ये हमारा कैसा सॉल्यूशन है, हमारा फिजिबल सॉल्यूशन भी हो गया। तो मुझे क्या हो गया, अब एक ड्यूअल का सॉल्यूशन भी मिल गया और कैसा फिजिबल सॉल्यूशन भी मिल गया। ठीक है, नाउ वी हैव टू जस्ट येट शो दैट दिस इज एन ऑप्टिमम सॉल्यूशन। ठीक है, कि हमें अभी ये बताना है, अभी हमने नहीं बताया कि ये एक ऑप्टिमम सॉल्यूशन है। ठीक है, लेकिन जेड तो इसी तरीके से रिप्रेजेंट कर रखा है उनके लिए। तो जेड का फॉर्मूला क्या था, डब्ल्यू डैश डी, यही था। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस डी हो जाता है, वो चेंज हो जाता है। मतलब जो प्राइमल प्रॉब्लम में तो डी एक्टिविटी वेक्टर्स में लिखा हुआ होता है, जो मतलब राइट्स रिक्वायरमेंट वेक्टर में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्राइस चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे डी प्राइस हो गया। ठीक है, तो प्राइस हो गया, तो सी बी बी इनवर्स डी क्या हो गया, मतलब सी बी बी इनवर्स डी बराबर सी बी एक्स बी बराबर मैक्सिमम ऑफ जेड। देख रहे हो ना, क्योंकि आप कैपिटल जेड के साथ में कंपेयर करो तो उसको क्या लिख सकते हैं, डब्ल्यू डैश डी। ठीक है ना, डब्ल्यू डैश डी लिख रहे हैं, इसका मतलब डब्ल्यू की वैल्यू लिख दो आप सी बी बी इनवर्स डी। ठीक है, यहाँ तक की बात तो लिख सकते हो ना। ये देखिए 1 मिनट, हाँ अब देखिए कि ये जेड लिख दिया, जेड की वैल्यू ये होती है, जनरल फॉर्मूला तो है कम से कम। ठीक है, उसको ये लिख दिया। ठीक है, और अगर इसको ज़्यादा आगे लिखा तो सी बी एक्स बी, क्योंकि बी इनवर्स डी क्या हो गया, ये एक्स बी की वैल्यू होती है, बी इनवर्स बी। जहाँ पे जैसे जब ए एक्स इजिकल्स टू बी लिखा होता है तो एक्स बी क्या होता है, जो बेस मैट्रिक्स होती है बी इनवर्स इनटू दिस वेक्टर। तो यहाँ पे क्या, वहाँ पे तो डी है, डी एक्स लेस देन इक्वल्स टू जो भी था वो बाद में जो इक्वल्स टू में बना लिया था हमने। तो इसका मतलब ये क्या होगा, एक्स बी, तो सी बी एक्स बी हो गया। सी बी एक्स बी क्या है, एक्स बी कैसा सोल्यूशन था, ऑप्टिमम सोल्यूशन था, तो ये किसके इक्वल होगी, मैक्सिमम जेड के इक्वल होगी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि वी हैव शोन दैट, कि इसका मतलब हमने क्या बता दिया कि डब्ल्यू डैश एंड एक्स बी है फिजिबल सॉल्यूशन है 8.7 एंड 8.8 के, फॉर विच जेड बराबर जेड। ठीक है ना, क्योंकि ये जो जेड है ये मैक्सिमम ऑफ जेड, इसकी मतलब इन दोनों की वैल्यू सेम होगी। ठीक है, और दोनों की वैल्यू सेम होते ही हमने क्या पढ़ा था, अभी देखो स्ट्रॉन्ग वीक ड्यूअलिटी में ही रिजल्ट है कि जब भी दोनों वैल्यूज सेम हो जाती हैं, जब भी दोनों वैल्यूज सेम हो जाती हैं तो हमारा सॉल्यूशन कैसा हो जाता है, ऑप्टिमम सॉल्यूशन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या बात क्लियरिफाई होती है कि यस हमें एक ऐसा ऑप्टिमम सॉल्यूशन मिलेगा। इसका मतलब हम यहाँ पे प्रूव कर चुके हैं कि ऑप्टिमम सॉल्यूशन मिलेगा। और साथ में देखिए जब दोनों की वैल्यूज क्या आ रही है, सेम आ रही है, तो आप चाहे किसी ड्यूअल प्रॉब्लम को सोल्व कीजिए चाहे किसी प्राइमल प्रॉब्लम को सोल्व कीजिए। ठीक है, सीधी सी बात यह है कि अगर आपकी प्राइमल प्रॉब्लम ही सोल्व करना बिल्कुल आसान है तो आप उसका ड्यूअल बनाएंगे ही क्यों। ठीक है, लेकिन अगर आप उसका ड्यूअल बना रहे हैं, मतलब आपकी प्राइमल प्रॉब्लम में बहुत ज़्यादा वेरिएबल्स हैं, ज़्यादा कंस्टेंट है, आपको बहुत सारी टेबल्स बनानी पड़ रही है, मान लीजिए सिंप्लेक्स मेथड के अंदर ही, तो आप पहले उसका ड्यूअल बना लीजिए। उससे क्या होगा, आपकी टेबल्स घट जाएंगी। ठीक है, जब उसके आपके टेबल्स घट जाएंगी तो वहाँ पर आपको एक चीज़ स्पेशल ध्यान रखना है कि चाहे कुछ भी सॉल्यूशन आता रहे, जब ऑप्टिमम वैल्यू आ जाएगी तो जेड की वैल्यू तो वही होगी, और जो प्राइमल का सॉल्यूशन होगा उसका मतलब उसका फॉर्मूला क्या किस तरीके से दिया जाता है, सी बी बी इनवर्स से। ठीक है, ये इसका मेन बात याद रखना कि उसके कॉस्ट को उसका बी इनवर्स के साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो वहाँ पे जो हमें मिलेगा वो क्या होगा, वही हमारा उसका ऑप्टिमम सॉल्यूशन होगा। ठीक है, क्योंकि अगर आपसे को पूछ सकता है ना कि आप ऑब्जेक्टिव फंक्शन की ऑप्टिमम वैल्यू भी बताइए साथ में ऑप्टिमम सॉल्यूशन भी बताइए, तो सॉल्यूशन का फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, तो we have just obtained an interesting result that if there is an optimum solution to 8.7 we have proved by construction that there is an optimum solution to its dual. ठीक है, indeed if B is the base matrix for the primal problem corresponding to optimum solution and CB contains the prices in the basis, then the optimum solution is given by this formula. In addition we have proved that both maximum Z is equals to minimum of Z, that is the optimum values of the objective functions for the two problems are equal. ठीक है, this is somehow familiar about the solution
सॉल्यूशन टू द ड्यूअल, कि ड्यूअल का सॉल्यूशन करेंगे तो भी सेम ही बात है, क्योंकि ड्यूअल को भी उस तरीके से लिख सकते हैं। तो रिकॉल दैट इन द इफ द रिवाइज सिंप्लेक्स मेथड इज यूज्ड टू सॉल्व द प्राइम वेल, द फर्स्ट रो ऑफ द ऑप्टिमम सॉल्यूशन इज सी बी बी इनवर्स कॉमा जेड। ठीक है, ये स्पेशल बात है, क्योंकि अभी आपको नेक्स्ट में बताऊंगा कि देखिए रिवाइज सिंप्लेक्स मेथड में पता ही है कि सबसे पहली रो लिखते थे वो जेड के अबाउट ही लिखी जाती थी। तो जेड में सबसे पहली वैल्यू में तो क्या लिखा जाता था हमारा, उसके मतलब कॉस्ट लिखे जाते थे पहले तो सारे, और फिर आगे क्या लिखा जाता था, जेड की वैल्यू लिखी जाती थी। वही कह रहा है कि सी बी बी सॉरी कॉस्ट नहीं सॉल्यूशन, तो इसी तरीके से बता रहा है। ठीक है, अभी आप देखना कल नेक्स्ट लेक्चर में हम एक क्वेश्चन सोल्व करेंगे रिवाइज सिंप्लेक्स मेथड की हेल्प से, कि पहले क्या होगा कि एक प्रॉब्लम है उसको सोल्व करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, मतलब उसमें थोड़ी टेबल्स ज़्यादा बनेंगी, उसमें कैलकुलेशंस ज़्यादा होंगी। ठीक है, उसको सोल्व करना मुश्किल होगा, तो हम बड़े इजीली तरीके से क्या करेंगे, उसका ड्यूअल कंस्ट्रक्ट कर लेंगे, और जब उसका ड्यूअल कंस्ट्रक्ट कर लेंगे तो उसके बाद में उस प्रॉब्लम को सोल्व करना आसान हो जाएगा बाय रिवाइज सिंप्लेक्स मेथड्स। ठीक है, अभी तक आप एक ये बात क्लियरली माइंड में रखिए कि ड्यूअलिटी थ्योरी अलग चीज़ है, और ड्यूअलिटी थ्योरी की हेल्प से प्रॉब्लम्स को सोल्व करना, मतलब प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के लिए मेथड देना अलग बात है। ठीक है ना, अभी हम ड्यूअलिटी थ्योरी पे पढ़ रहे हैं कि कैसे ड्यूअल की थ्योरी का हेल्प करके हम किसी का ऑप्टिमम सॉल्यूशन आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, कैलकुलेशंस को कम कर सकते हैं। ठीक है, जो इस ड्यूअलिटी थ्योरी पे बेस और भी मेथड्स जो आगे डेवलप हुए हैं वो हम आगे पढ़ेंगे, जैसे प्राइम ड्यूअल एल्गोरिथम है या ड्यूअल सिंप्लेक्स एल्गोरिथम है, जो आगे जो हमारे आने वाले चैप्टर्स में आएंगे वो हम तब पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।